हेलो दोस्तों, नमस्कार। रामबाण क्लासेज के इस डिजिटल मंच पे आपका स्वागत है और मेरा नाम है बलराम योगी। और जैसा कि पिछली क्लास में मैंने आपको महाराणा प्रताप के बारे में बताया था, तो किस प्रकार इनका जन्म हुआ, कैसे इनका राज्याभिषेक हुआ, और मैंने इनके बारे में जो भी महत्वपूर्ण फैक्ट थे उनके बारे में मैंने आपको पहले बता दिया था। और मैंने आपको ये भी बताया था तो अपनी जो अगली क्लास होगी वो महाराणा प्रताप के द्वारा जो लड़े गए युद्ध हैं, जैसे दिवेर का युद्ध, हल्दी घाटी का युद्ध, उसके अलावा अकबर के द्वारा महाराणा प्रताप को अपनी अधीनता स्वीकार करने के लिए कौन कौन से सैन्य अभियान भेजे गए, उनकी अपन को चर्चा करनी है। ऐसा मैं पहले आपको बता चुका हूँ। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों के साथ में शेयर करना। तो आज अपन इस क्लास की शुरुआत करते हैं। तो पढ़ना किसके बारे में अपन को? महाराणा प्रताप के बारे में। महाराणा प्रताप। तो मैंने आपको बताया था कि महाराणा प्रताप को मेवाड़ रक्षक, मेवाड़ केसरी और हल्दी घाटी का शेर भी कहा जाता है। तो आज अपन बात करेंगे महाराणा प्रताप के द्वारा जो युद्ध लड़े गए उन युद्धों के बारे में। और युद्धों में पहला युद्ध आता है हल्दी घाटी का युद्ध। महाराणा प्रताप द्वारा जो युद्ध लड़े गए उनमें पहला युद्ध कौन सा आता है? हल्दी घाटी का युद्ध। और ये हुआ कब था? तो आप बताओगे 18/21 जून 1576 ईस्वी को। अब आप मेरे से पूछ सकते हो कि सर आपने 18 जून भी लिखा है और 21 जून भी लिखा है। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि 18 जून भी अगर एग्जाम में आता है तो वो भी सही माना जाएगा, और अगर 21 जून आता है तो वो भी सही माना जाएगा। लेकिन इन दोनों ऑप्शनों में से केवल एक ही ऑप्शन आपके एग्जाम में आपसे पूछा जाएगा। दोनों ऑप्शन कभी भी एग्जाम में नहीं आएंगे। तो हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ? 18 या 21 जून 1576 ईस्वी को। एक तरफ कौन थे इसमें? एक तरफ थे इसमें मेवाड़ के जो शासक थे, मेवाड़ के जो शासक थे महाराणा प्रताप, और दूसरी तरफ इस युद्ध में कौन थे? मुगल वंश के शासक, मुगल वंश। और मुगल वंश के जो शासक थे उनका नाम था, समकालीन जो मुगल वंश के शासक थे उनका नाम था अकबर। अब कैसे ये युद्ध होता है, क्या होता है इस युद्ध में, उसके बारे में अपन बात करेंगे। तो अभी तो आपको ये याद रखना है, हल्दी घाटी का युद्ध 18 या 21 जून 1576 को हुआ था। एक तरफ मेवाड़ के शासक महाराणा प्रताप और दूसरी तरफ मुगल वंश के शासक कौन? अकबर। अब अकबर की तरफ से इस युद्ध में प्रधान सेनापति कौन बने? अकबर का इसमें प्रधान सेनापति कौन था? तो इसमें प्रधान सेनापति थे आमेर के शासक मानसिंह फर्स्ट या मानसिंह, जिसके बारे में जब मैंने आपको जयपुर का इतिहास पढ़ाया था, आमेर का कछुआ राजवंश पढ़ाया था, उस समय आपको बताया भी था कि ये जो मानसिंह था ये बंगाल के केदार को डिफीट करके शिला माता की मूर्ति को आमेर में लाता है और जयपुर में प्रतिष्ठित करवाई जाती है। और इसके 3 पुत्र उसमें वीरगति को प्राप्त होते हैं। तो जगत सिंह की याद में इन्हीं मानसिंह फर्स्ट की जो रानी थी कनकावती, उसी के द्वारा जयपुर में जगत शिरोमणि मंदिर का निर्माण भी करवाया गया था।
तो इस युद्ध में अकबर के प्रधान सेनापति बने मान सिंह, और मान सिंह के अगर सहयोगी की बात करें अपन तो एक का नाम तो था आसफ खां और दूसरे का नाम था मेहतर खां। इनके अगर सहयोगी की बात करें, सहयोगी, तो इनके दो सहयोगी थे। सहयोगियों में आप नाम बताओगे, एक था आसफ खां और दूसरे का नाम था मेहतर खां। अभी मैं आपके सामने ये रूपरेखा तैयार कर रहा हूं, कैसे क्या होता है उसकी बात भी मैं आपको बताऊंगा। मैंने आपको बताया अकबर के प्रधान सेनापति मान सिंह और मान सिंह के दो सहयोगी थे, एक का नाम आसफ खां और दूसरे का नाम था मेहतर खां। इधर बात करें मेवाड़ की, तो मेवाड़ के शासक महाराणा प्रताप और महाराणा प्रताप के साथ में इनके सहयोगी की बात करें तो महाराणा प्रताप के इस युद्ध में सहयोगी कौन थे, तो एक का नाम था हाकिम खां सूरी। उसके अलावा इनके साथ में और कौन था, झालाबीदा और इनके साथ में था राणा पुंजा। और ये राणा पुंजा क्या था, एक भील नेता था, भील नेता। तो अभी तो मैंने आपके सामने जो भी महत्वपूर्ण व्यक्ति थे इस युद्ध में, व्यक्तित्व थे, उनके बारे में बताया है। मुगल वंश के शासक अकबर, अकबर के प्रधान सेनापति मान सिंह और मान सिंह के सहयोगी आसफ खां और मेहतर खां। इधर विरोधी पक्ष में महाराणा प्रताप और प्रताप के साथ में इनके सहयोगी हाकिम खां सूरी, झालाबीदा और राणा पुंजा। ये किसके साथ में, महाराणा प्रताप के साथ में, और दोनों सेनाओं के मध्य में युद्ध होता है। अब युद्ध के दौरान कैसे क्या होता है उसके अपन बात करते हैं। इन दोनों शासकों के मध्य में ये युद्ध हुआ, इन दोनों शासकों के मध्य में क्या होता है, ये युद्ध होता है। और पहले मैं आपको युद्ध का परिणाम बता देता हूं। इस युद्ध में अकबर विजयी रहते हैं और महाराणा प्रताप को इस युद्ध में हार का सामना करना पड़ता है। लेकिन कैसे महाराणा प्रताप की हार होती है और कैसे अकबर इस युद्ध में विजयी रहते हैं उसके बारे में मैं स्टोरी के माध्यम से आपको समझाने का प्रयास करूंगा, तो आप समझने का प्रयास करना। मैंने क्या बताया कि युद्ध का परिणाम तो ये रहा कि महाराणा प्रताप की हार हो जाती है और अकबर इस युद्ध में विजयी रहता है। लेकिन किस प्रकार अकबर विजयी रहा उसकी भी अपन बात करते हैं। तो होता क्या है, इस युद्ध में हाकिम खां सूरी जो महाराणा प्रताप के सहयोगी थे, इनके द्वारा अग्रभाग का नेतृत्व किया जाता है, यानी आगे वाले भाग का नेतृत्व। अब अगर आपसे पूछे और आगे वाले भाग को अपन हरावल भाग भी कहते हैं। कौन सा भाग, हरावल भाग, यानी सेना के आगे वाले भाग को हरावल भाग भी बोला जाता है। तो महाराणा प्रताप की तरफ से हरावल भाग का नेतृत्व कौन कर रहे थे, हाकिम खां सूरी। और ये जो राणा पुंजा थे, ये इन्होंने भीलों को संगठित कर रखा था और ये भील सेना का नेतृत्व कर रहे थे। कहने का मतलब भीलों का नेतृत्व राणा पुंजा के द्वारा किया गया। उसके अलावा ये जो प्रधान सेनापति थे मान सिंह और मान सिंह के सहयोगी थे आसफ खां। तो जब इन दोनों सेनाओं के मध्य में युद्ध हुआ तो महाराणा प्रताप के द्वारा भी इतने जोर शोर से या पराक्रम या अपन कहें शौर्य वीरता से युद्ध किया गया तो अकबर को ये लगने लगा था कि महाराणा प्रताप इस युद्ध में पराजित नहीं होंगे। तो अकबर ने क्या योजना अपनाई, उस योजना की बात करें तो अकबर का ये जो सहयोगी था आसफ खां, इसके द्वारा जिहाद का नारा दिया गया। किसका नारा दिया गया, जिहाद का नारा दिया गया। क्या किया इसने,
इसने जिहाद का नारा दिया, किसने? आसफ खान ने। और ये जो मेहतर खां था, ये जो मेहतर खां था, इसके द्वारा अकबर के आने की अफवाह फैलाई गई, मैं क्या बता रहा हूं आपको, मेरे बोलने का मतलब यह है कि जब दोनों सेनाओं के मध्य में युद्ध होता है तो अकबर को ऐसा लगने लगा या फिर मानसिंह को ऐसा लगने लगा था कि अपनी हार हो जाएगी। तो इसके द्वारा, मानसिंह के द्वारा और अकबर के द्वारा क्या योजना बनाई गई कि साहब आप ऐसा बोलो, आसफ खान को तो ये कहा कि आप जिहाद का नारा दो। और ये जो मेहतर खां था, इसने मतलब इसके मुंह से ये बुलवाया कि अब युद्ध के मैदान में स्वयं अकबर आप पहुंचे हैं, तो इससे क्या है, अपनी जो सेना है उसका तो आत्मविश्वास बढ़ेगा और जो विरोधी सेना है उसका आत्मविश्वास घटेगा। तो इस मेहतर खां के द्वारा अकबर के आने की ये क्या है, अफवाह फैलाई गई। और इधर की बात करें, जब दोनों सेनाओं के मध्य में युद्ध चल रहा था तो ये महाराणा प्रताप इस युद्ध में घायल हो जाते हैं। और घायल होने के बाद में महाराणा प्रताप के द्वारा अपने जो राज चिन्ह थे वो किसे दिए गए? झालाभीदा को। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो प्रताप द्वारा अपने राज चिन्ह झाला बीदा दिए गए। किसको दिए गए? झालाबीदा को महाराणा प्रताप के द्वारा अपने जो राज चिन्ह थे, कहने का मतलब मुकुट या साफा, दिया गया था। अब अगर अपन बात करें तो ये जो महाराणा प्रताप थे, ये घायल होने के बाद में कहाँ पे चले जाते हैं? बलीचा गांव। और ये बलीचा गांव कहाँ पे पड़ता है? राजसमंद जिले में। वहाँ पे चेतक का देहांत हो जाता है और चेतक की मृत्यु हो जाती है। तो आपको क्या याद रखना है? महाराणा प्रताप के द्वारा अपने राज चिन्ह किसको दिए गए? एक तो ये बात आपको याद रखनी है, झालाबीदा को। और प्रताप की तरफ से सेना के आगे के भाग का नेतृत्व कौन कर रहा था? हाकिम खां सूरी। ये भी आपको याद रखना है। उसके अलावा युद्ध कब हुआ, ये तो डेट आपको याद रखनी ही है। और अकबर के इस युद्ध में प्रधान सेनापति कौन थे? तो प्रधान सेनापति थे मानसिंह। और अकबर के आने की अफवाह फैलाई किसने थी? मेहतर खां ने। और जिहाद का नारा किसने दिया? तो वो दिया था आसफ खान ने। और रिजल्ट क्या रहा इस युद्ध का? तो अकबर इस युद्ध में विजयी रहता है। अब इस युद्ध को और किन किन नामों से जाना जाता है, तो उन नामों की भी अपन चर्चा करते हैं। तो आप इसको नोट आउट कर सकते हो। अब अपन आगे की बात करते हैं। महाराणा प्रताप मेवाड़ के एकमात्र ऐसे शासक थे जिनके द्वारा अकबर के अधीनता स्वीकार नहीं की गई। और जो सिसोदिया जो राजवंश है उसमें अपनी आन बान, शान और प्रतिष्ठा को बनाए रखा। और उसी प्रकार से जैसे मारवाड़ के शासकों में मैंने आपको चंद्रसेन का नाम बताया था, क्योंकि चंद्रसेन के द्वारा भी अकबर की आजीवन अधीनता स्वीकार नहीं की जाती है। तो अपन आगे की बात करें, हल्दी घाटी युद्ध के उपनाम, हल्दी घाटी युद्ध के उपनाम और किन किन नामों से इस युद्ध को जाना जाता है? तो कर्नल जेम्स टोड ने, यहां से लिखता हूं मैं, हल्दी घाटी युद्ध के उपनाम कर्नल जेम्स टोड ने इस युद्ध को
इस युद्ध को मेवाड़ के इतिहास की थर्मोपल्ली का युद्ध कहा है? कौन सा युद्ध कहा है? मेवाड़ के इतिहास की थर्मोपल्ली का युद्ध किसने बोला? तो कर्नल जेम्स टोड ने इस हल्दी घाटी युद्ध के बारे में ऐसा बोला है। उसके अलावा दूसरे नंबर पे बात करें तो बदायूनी ने इस युद्ध को बदायूनी ने इस युद्ध को गोगुंदा का युद्ध कहा है? बदायूनी ने किसका युद्ध कहा है? गोगुंदा का युद्ध। उसके अलावा बात करें तीसरे नंबर पे तो अबुल फजल ने इस युद्ध को खमनोर का युद्ध कहा है? कौन सा युद्ध कहा है अबुल फजल ने? तो आपका सीधा सा आंसर होना चाहिए सर खमनोर का युद्ध कहा है। आगे बात करें अपन तो इस युद्ध को अनिर्णायक युद्ध भी कहा जाता है। इस युद्ध को अनिर्णायक युद्ध भी कहा जाता है और इस युद्ध को बनास का युद्ध तथा हाथियों का युद्ध भी कहा जाता है। फाइनल बात, इस युद्ध को बनास का युद्ध तथा हाथियों का युद्ध भी कहा जाता है। अब हाथियों का युद्ध क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसमें कुछ हाथियों ने वीरता दिखाई थी और हाथियों के अगर नाम की बात करें तो राम प्रसाद, लूणा, गजमुक्त और गजराज आदि। तो इस युद्ध को हाथियों का युद्ध भी कहा जाता है क्योंकि इस युद्ध में कुछ हाथियों ने भी वीरता दिखाई थी, जैसे राम प्रसाद, लूणा, गजमुक्त और गजराज। इन हाथियों के द्वारा भी इस युद्ध में वीरता दिखाई गई थी। और मैंने आपको यह भी बताया था कि हल्दी घाटी का जो ये युद्ध हुआ था तो इस युद्ध के बाद में अकबर ने उदयपुर का नया नाम कर दिया था। और क्या नाम रख दिया था? तो नाम रखा था उसने मोहम्मदाबाद। ये पहले मैं आपको लिखा चुका हूँ। उसके अलावा
फिर अकबर ने और किसको आक्रमण के लिए भेजा, तो उसकी भी अपन बात करते हैं। मैं स्टार लगा के यहाँ पे लिख देता हूं। अकबर ने अकबर ने 1576 को हल्दी घाटी का युद्ध हुआ, तो 1577, 78 और 79 ईस्वी को शाहबाज खां को आक्रमण करने के लिए भेजा था। तो अकबर के द्वारा ये जो शाहबाज खां था, इसको 3 बार आक्रमण करने के लिए अकबर ने भेजा था। आगे बात करें तो 1580 में अकबर ने अब्दुल रहीम खान ए खाना को 1580 ईस्वी में अकबर ने अब्दुल रहीम खान ए खाना को आक्रमण करने के लिए भेजा, लेकिन असफल रहा। असफल रहा। उसके अलावा अकबर ने उदयपुर का नया नाम मोहम्मदाबाद रखा था। क्या नाम रखा? अकबर ने उदयपुर का नया नाम रखा। क्या रखा? मोहम्मदाबाद रखा था। उसके अलावा बात करें अपन तो 1584 में जगन्नाथ कछवार को भी, उसके अलावा आगे बात करें तो 1584 ईस्वी में जगन्नाथ कछवाहा को आक्रमण के लिए भेजा, लेकिन असफल रहा। तो एक बार फिर अपन चर्चा करते हैं। मैं क्या बता रहा हूं आपको, इस हल्दी घाटी के युद्ध के क्या क्या उपनाम है। कर्नल जेम्स टोड ने इस युद्ध को मेवाड़ के इतिहास की थर्मोपल्ली का युद्ध कहा है। उसके अलावा बदायूनी ने इस युद्ध को बोगुंदा का युद्ध कहा है और अबुल फजल ने इस युद्ध को खमनोर का युद्ध कहा है और इसको गोपीनाथ शर्मा के द्वारा अनिर्णायक युद्ध भी बोला गया है। और यह हल्दी घाटी का युद्ध है। इस युद्ध को बनास का युद्ध भी कहा जाता है, क्योंकि बनास नदी के किनारे पे युद्ध लड़ा गया था। उसके अलावा इसको हाथियों का युद्ध भी कहा जाता है, क्योंकि इस युद्ध में ऐसे हाथी थे जिनके द्वारा वीरता दिखाई गई थी। फॉर एग्जाम्पल जैसे राम प्रसाद, लूणा, गजमुख, गजराज। तो ये
ऐसे कुछ हाथी थे, तो इसी कारण इसको हाथियों का युद्ध भी कहा जाता है। फिर अकबर ने शाहबाज खां को 3 बार मतलब आक्रमण करने के लिए भेजा था महाराणा प्रताप के ऊपर, लेकिन महाराणा प्रताप को ये अधीनता स्वीकार करवाने में असफल रहे। उसके बाद में 1580 में अब्दुल रहीम खान ने खाना को भेजा गया, लेकिन ये भी असफल रहा। और 1584 में जगन्नाथ कछुआ, आमेर का जगन्नाथ कछुआ भी महाराणा प्रताप को समझाने के लिए गया, लेकिन ये भी असफल रहा। तो अपनी जो अगली क्लास होगी वो किस युद्ध के बारे में होगी? दिवेर के युद्ध के बारे में। फिर अपन महाराणा प्रताप के जो पुत्र है अमर सिंह द्वितीय है, उनके बारे में भी चर्चा करेंगे, किस प्रकार महाराणा प्रताप की मृत्यु होती है। तो इन सब बातों की अपन चर्चा करेंगे अगली क्लास में। तो आप लोग इनके अच्छे से नोट्स बनाओ और निरंतर पढ़ते रहें। तो इन्हीं शुभकामनाओं के साथ में आज अपन इस क्लास को समाप्त करते हैं। तो आज की क्लास और अभी के लिए इतना ही। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।